नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स हैं। पहला, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जो इंडिया शब्द को हटाने के लिए याचिका जो दायर की गई है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है आपके, वो है कि देश के यानी कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के जो विकास दर के डाटा जारी किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की विकास दर कितनी रही है? तो राइट आंसर है 4.2%। और विद्यार्थियों, ये विकास दर पिछले 11 वर्षों के दौरान सबसे कम रही है। और यहाँ पर वित्त वर्ष की अगर बात करें तो क्योंकि इसमें आपको जो लिखा है वित्त वर्ष 2019-20, तो विद्यार्थियों आपको याद रखना है वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और ये रहता है वित्त वर्ष 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है वित्त वर्ष। और तो यहाँ पर आपके वित्त वर्ष 2019-20 जो लिखा है, तो इससे मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक कि इस वित्त वर्ष के दौरान जो विकास दर है वो 4.2% रही है। और विद्यार्थियों, आपको एक और जो है बात मालूम जो है रखनी है, वो ये कि वित्त वर्ष के दौरान हर 3 महीने में जो है वो अर्थव्यवस्था संबंधित डाटा जारी किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही। अब चौथी तिमाही को हम आखिरी तिमाही भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूं कि वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में देश की जीडीपी 3.1% की दर से बढ़ी है। केवल इस लास्ट तिमाही की अगर बात करें तो इसमें जीडीपी यानी कि यह सकल घरेलू उत्पाद, तो वो 3.1% की दर से बढ़ी है ये विकास दर। और टोटल अगर वित्त वर्ष की अगर बात करें 2019 के वित्त वर्ष की विकास दर की बात करें तो वो विकास दर रही है 4.2%। एक और बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि ये वित्त वर्ष के जो 2019-20 के वित्त वर्ष के जो डाटा जारी किए गए हैं, तो इसमें लॉकडाउन का अंतिम सप्ताह ही जो है शामिल रहा है। लॉकडाउन का जो एक सप्ताह, सॉरी अंतिम नहीं बोलेंगे, एक सप्ताह शामिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च से। तो 25 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ, तो अब क्योंकि वित्त वर्ष जो है 31 मार्च तक रहता है, तो अभी आपने पढ़ा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है, तो यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च से, तो इसलिए लॉकडाउन का ये अंतिम जो सप्ताह है वो जो है इसमें डाटा में शामिल किया हुआ है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि मोदी सरकार ने जो है बजट पेश किया था जुलाई 2019 में, क्योंकि सरकार बनने के बाद जब बजट पेश किया गया था तो जुलाई 2019 में किया गया था, और जनवरी में जो बजट पेश किया गया था तो अंतरिम बजट पेश किया गया था। और तो इस जो है जुलाई में जो बजट पेश किया गया था उसमें जो है सरकार ने 8.5 की विकास दर रहने का अनुमान व्यक्त किया था। और फिर बाद में सरकार के द्वारा इस विकास दर के अनुमान को संशोधित किया गया था और 5% अनुमान व्यक्त किया गया था, तो कि 5% रहेगी। परंतु यहाँ पर हम देखें तो ये विकास दर यहाँ पर 5% से भी कम रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बजट जो पेश किया गया था जुलाई में, तो उसमें विकास दर अनुमानित व्यक्त की गई थी 8.5% की, 8.5% विकास दर रहेगी, और बाद में इसको संशोधित करके सरकार ने 5% किया था। तो यहाँ पर हम देखें तो ये तो विकास दर 5% से भी कम है, जो कि अभी में आप देख रहे हो 4.2% रही है। और एक और बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में सरकारी खर्च में 10.1% की और खेतों में
5.9% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें अंतिम तिमाही से मतलब आप समझ गए कि जनवरी से 31 मार्च तक। तो इसमें वित्त वर्ष में सरकारी खर्च में यह 10.1% की, और इसमें खेतों में यह 5.9% की बढ़ोतरी हुई है विकास दर में। और यहाँ तो ये स्पेशली केवल ये सरकारी खर्च और खेती के लिए है। टोटल विकास दर की बात हमने कर ली। एक और बात आपको ध्यान रखनी है पिछले वित्त वर्ष की, यानी कि वित्त वर्ष 2018-19 की विकास दर वो रही 6.1% की, और उसमें भी अगर हम देखें अंतिम तिमाही में, यानी कि 2018-19 की बजट की अंतिम तिमाही में विकास दर रही थी 5.7%। तो विद्यार्थियों आपको इसमें अलग अलग जो है ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डाटा अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने इसमें पूरे ढेर डाटा आपको बता दिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार जब देखोगे सुनोगे तो ये डाटा आपको अपने आप याद रह जाएंगे। तो आप इसमें अगला क्वेश्चन देखिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार अप्रैल महीने में देश के 8 आधारभूत क्षेत्रों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो राइट आंसर है 38.1%। विद्यार्थियों यहां पर केवल अप्रैल महीने की बात है। तो अप्रैल महीने के दौरान 8 आधारभूत क्षेत्रों में के उत्पादन में कितने परसेंट गिरावट आई है? ये तो ये ध्यान रखना है आपको, 8.1%। विद्यार्थियों आधारभूत उद्योग या यूं कहें कि आधारभूत क्षेत्र, जिसको हम एक नाम से और बोल सकते हैं ढांचागत उद्योग या ढांचागत क्षेत्र। तो इसमें आधारभूत उद्योग क्या होता है ये आपको मैं बता दूं कि वो उद्योग जिन पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है, जिन उद्योगों के विकास पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है, वो कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे स्टील निर्माण उद्योग, सीमेंट उद्योग, खनन उद्योग, ये वो जो है आधारभूत उद्योग है या आधारभूत क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर इनकी जो है अप्रैल महीने में जो उत्पादन में गिरावट आई है वो है 38.1% की। और यहाँ पर आधारभूत उद्योगों में मैं 2 के बारे में आपको विशेष रूप से बता दूं कि जो है उसमें स्टील निर्माण उद्योग की अगर बात करें तो स्टील निर्माण उद्योग में जो उत्पादन में कमी आई है 83.9% की, और सीमेंट उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है 86% की। तो सबसे जो है ज्यादा गिरावट आई है सीमेंट जो है उद्योग में, या यूं कहें कि सीमेंट उत्पादन में जो है 86% की कमी आई है, और स्टील निर्माण में आपको ध्यान उत्पादन में 83.9% की गिरावट आई है। तो ये क्वेश्चन भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डाटा जो है से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, परंतु आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो मैंने एक ही बात को पूरी तरह से क्लियर किया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा उल्लेखित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद जिसको हम अंग्रेजी में बोले आर्टिकल। तो यहां पर विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया शब्द हटाकर हिंदुस्तान या भारत करने की मांग की गई है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये इंडिया जो शब्द लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत, तो ये इंडिया जो शब्द लिखा गया है इसको हटाने की मांग की गई है कि सरकार को आदेश दें कि वो इंडिया शब्द को हटाएं, संशोधन करके अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इस शब्द को हटाएं। और वो इसलिए मांग की गई है क्योंकि इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द हटाने से देश के नागरिक औपनिवेशिक अतीत से उबर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत पर ब्रिटेन ने लगभग पौने 200 साल के करीब शासन चलाया, यानी कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। और तो ये इंडिया जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हटाने की मांग की गई है। और ये अगर शब्द हटाया जाएगा तो इससे क्या है कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना
और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, यानी कि और ज़्यादा जो है राष्ट्रीयता की भावना उनमें पनपेगी। और ऐसा करना स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आज़ादी के लिए लड़ी गई मुश्किल लड़ाई को भी सही ठहराया जा सकेगा। तो इसीलिए ये जो है शब्द को हटाने की मांग जो है की गई है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि अनुच्छेद 1 में है ये शब्द जो मैंने बोला, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। तो विद्यार्थियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत, क्योंकि संविधान में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के लिए जो है किस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर इंडिया, यानी कि इस देश का जो नाम है वो इंडिया शब्द है उल्लेखित किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको हटाने की मांग की गई है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि भारत राज्यों का संघ ये लिखा हुआ है संविधान में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत किस रूप में जो उल्लेखित किया गया है, तो राज्यों का संघ उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन में आपके संघात्मक राज्य भी लिखा आएगा, तो भारत संघात्मक राज्य के रूप में नहीं है, राज्यों का संघ है। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक उत्पादन में कितने अरब डॉलर की कमी होने की आशंका व्यक्त की है, तो राइट आंसर है 8,500 अरब डॉलर। विद्यार्थियों मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस महामंदी का अगर सभी देशों ने मिलकर मुकाबला नहीं किया तो वैश्विक उत्पादन में 8,500 अरब डॉलर की कमी आ जाएगी, और जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है सभी देशों से कि वो इस महामंदी का मुकाबला मिलजुल कर करें, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो है वैश्विक उत्पादन में बहुत जो है कमी आई है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि सबको मिलजुल कर इसका जो है सामना करना है ताकि ये महामंदी का दौर खत्म हो सके। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 29 मई को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ के कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, तो राइट आंसर है 3 वर्ष तक। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ एमपी से अलग करके नया राज्य बनाया गया था 2000 में, और 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया था। तो उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी। तो ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं अजीत जोगी। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए अजीत जोगी पहले आईएएस अधिकारी रहे और वो कलेक्टर के पद पर रहे, और बाद में फिर वो जो है राजनीति में आ गए। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता अर्जुन सिंह के जो है संपर्क में आने पर फिर उनसे ही राजनीतिक गुर सीखे, और उनके कहने पर ही वो राजनीति में आए, और फिर जो है वो आगे चलकर जो है कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। तो एक डीएम से सीएम बनने का सौभाग्य इनको मिला। और तो आप इनके बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो है जब एक दिन जो है इमली जो है खा रहे थे तो इमली का बीज गले में अटक गया, और इसी वजह से इनको अटैक आ गया था और इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और बाद में फिर अब जो है इनकी ये मृत्यु हो गई है। तो आप अजीत जोगी के बारे में जो मैंने अतिरिक्त क्वेश्चन जो बताए, अतिरिक्त जानकारी दी है, वो आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बैन स्टॉक्स ऑन फायर पुस्तक, विद्यार्थी थोड़ा इसमें प्रिंट मिस्टेक है, पुस्तक सब पढ़ना। बैन स्टॉक्स ऑन फायर पुस्तक के लेखक बैन स्टॉक्स किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के खिलाड़ी है क्रिकेट खिलाड़ी। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र कुमार को किस वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो जिनका 29 मई को निधन हो गया, तो राइट आंसर है 2016 में। इनको जो है ये सम्मान यानी मूर्ति देवी जो पुरस्कार दिया गया था वो जो है दिया गया 2016 में। और विद्यार्थियों इनके बारे में आपको जानकारी दूं कि 2016 में हिमालय पर यात्रा वृत्तांत के लिए
उन्हें ये मूर्तिदेवी पुरस्कार दिया गया था। और वे मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के प्रबंध निदेशक भी थे और केरल से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। तो आपको इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी याद रखनी है कि ये जो है पुरस्कार 2016 में इनको मिला था। और दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि ये मलयालम समाचार पत्र मातृभूमि के प्रबंध जो है निदेशक भी थे। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है इसमें, देश का राजकोषीय घाटा 2019-20 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 4.6%। और विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली जो है वीडियो में बताया था राजकोषीय घाटे के बारे में, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, है ना, ये जो है आपके प्राथमिक घाटा, ये सब जो है मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, तो उसको यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं है। तो आपको इतना याद रखना है कि राजकोषीय घाटा जो 2019-20 के इसमें रहा है तो वो 4.6%। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने संबंधी अध्यादेश को कोर्ट ने खारिज कर दिया है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। और विद्यार्थियों, मैं इसके बारे में आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश, जैसा कि आप जानते हो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की राज्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम निम्मागड्डा रमेश कुमार, इन्होंने जो है वहां पर जगनमोहन रेड्डी ने जब उनसे कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की तारीख घोषित करें, तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जो ये महामारी का प्रकोप जो है चल रहा है, तो इसलिए जो है अभी चुनाव ना कराएं। इसलिए चुनाव कराने की बात उनकी नहीं मानी और जो है स्थानीय निकाय के चुनाव उन्होंने स्थगित कर दिए थे। इसीलिए वाईएस जगनमोहन रेड्डी उनसे नाराज हो गए और उन्हें पद से हटाने के लिए 10 अप्रैल को अध्यादेश जारी करवा दिया राज्यपाल से, क्योंकि आप जानते हो जो है राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो यहाँ पर 10 अप्रैल को अध्यादेश जारी करवाया इन्होंने और राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करवा दिया, जिससे कि जो है इनका यानी कि निम्मागड्डा रमेश कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया और मुख्यमंत्री ने अब उनकी जगह राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर जो है वी कानागराज को नियुक्त किया। और इसीलिए इन्होंने यानी कि जो निम्मागड्डा रमेश कुमार, इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की इसके खिलाफ और यहाँ पर कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकार के पास राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को कम करने का अधिकार नहीं है और नए राज्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति को भी उन्होंने निरस्त कर दिया, यानी कोर्ट ने निरस्त कर दिया और निम्मागड्डा रमेश कुमार को बहाल जो है कर दिया। उन्होंने कोर्ट ने इनके पद को वापस बहाल कर दिया। तो ये निम्मागड्डा रमेश कुमार वापस राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर जो है आसीन हो गए। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको ये एक तरह से राजनीतिक विवाद के तौर पर ही है और क्योंकि इन्होंने दुर्भावनावश ऐसा किया, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कोर्ट का जो आदेश कि राज्य सरकार को राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को कम करने का अधिकार नहीं होता है। नियुक्ति तो राज्य के जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु कार्यकाल में कमी करने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, महातिर मोहम्मद किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया? तो राइट आंसर है मलेशिया। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि महातिर मोहम्मद सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री रहे हैं विश्व में। 94 ईयर में इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था फरवरी 2020 में। इन्होंने अपने पद, क्योंकि इनकी पार्टी में थोड़ा विवाद गहरा गया था, इसलिए इन्होंने फरवरी 2020 में इस्तीफा दिया था और उस समय उनकी उम्र 94 वर्ष थी। तो ये विश्व के सबसे
उम्रदराज प्रधानमंत्री रहे हैं और अब इनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने नई कार खरीदने वालों के लिए आसान शर्तों पर ऋण योजनाओं की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है HDFC बैंक। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।